फाइनेंस की बात करते हैं, सबसे पहली बात मेरे दिमाग में आती है इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट के इतने सारे प्रावधान आज हमारे लिए उपलब्ध हैं। म्यूचुअल फंड्स हैं, उसके भी कई प्रकार हैं, डेट फंड, ELSS फंड, किस में कितना टैक्स बेनिफिट होगा, इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड टू अंडरस्टैंड। लेकिन हम इतनी डिफिकल्ट चीज को आपके लिए बड़े सामान्य और आसान तरीके से पेश करते हैं, और इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। आइए स्वागत करते हैं शुभम गोयल जी का, जो स्वयं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आपका बहुत बहुत स्वागत है DD मॉर्निंग शो में। नमस्ते। शुभम जी से चर्चा करेंगे, डेट और ELSS फंड के बारे में जानेंगे। लेकिन अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, संशय है, सुझाव चाहते हैं, कोई टिप्स चाहते हैं शुभम जी से, तो आप हमारा फ़ोन नंबर ज़रूर नोट कर लीजिए। हमारे फ़ोन नंबर पर आप सीधे कॉल करके शुभम जी से प्रश्न पूछ सकेंगे। 011-2309-7532 ये हमारे स्टूडियो का नंबर है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुभम जी, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि डेट फंड और ELSS फंड में बेसिक डिफरेंस क्या है? जी मयंक जी, इसमें बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना है कि डेट फंड के अंदर जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो फिक्स्ड इनकम के अंदर पैसे लगाती हैं, जैसे सरकारी बॉन्ड्स हो गए हैं या FDs हो गई हैं या कॉरपोरेट बॉन्ड्स होते हैं, इनके अंदर पैसा लगाया जाता है। और जो ELSS है उसके अंदर अधिकतम पैसा, जो फंड का अधिकतम पैसा है वो कंपनी के शेयर्स में ज़्यादा लगता है, इक्विटी शेयर्स के अंदर ज़्यादा लगता है। वो ज़्यादातर मार्केट लिंक्ड रहता है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जैसे सेंसेक्स है या निफ्टी है, उसमें उछाल है तो आपके फंड की वैल्यू भी बढ़ती रहती है। डेट फंड में ऐसा नहीं होता। डेट फंड में फिक्स्ड इनकम प्लान ज़्यादातर होते हैं, तो उसके अंदर इनकम भी फिक्स ही रहती है, मार्केट से ज़्यादा उसका लिंक नहीं रहता है। तो जो आम आदमी है, जो जिसकी हर महीने सैलरी आ रही है, उसके लिए ये डेट फंड इज अ मोर सेफ ऑप्शन आई वुड से। हाँ, अगर आप सेफ्टी की बात करें जी, इसके अंदर डेट फंड के अंदर ELSS के कंपैरिजन में रिस्क थोड़ा कम रहता है, मार्केट लिंक नहीं रहता, तो फिक्स इनकम टाइप ही ये फंड होता है। और क्या इन दोनों के टैक्स बेनिफिट में भी कोई फर्क है? हाँ, डेट फंड के अंदर तो कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, ठीक है, लेकिन ELSS के अंदर आपको 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर आपकी 80C की इन्वेस्टमेंट है जी, तो जो ELSS में आपने जैसे 50,000 रुपये डाले हैं पूरे साल के अंदर, तो 1.5 लाख की लिमिट में वो कवर हो जाएगा। उसके अलावा बाकी जो भी 80C के इन्वेस्टमेंट होते हैं सबका कंसोलिडेटेड देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि 80C का अलग मिलेगा और 1.5 लाख इसका अलग मिलेगा। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि 80C की इन्वेस्टमेंट के अंदर ये एक पार्ट होगा। ओके। शुभम जी, ये जो डेट और ELSS फंड में इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो क्या ये SIP के थ्रू करना होगा, लमसम, या दोनों ऑप्शंस उपलब्ध हैं? जी मयंक जी, इसके अंदर दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही रहता है कि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहिए, ताकि आपको आपका जो एक्सपोजर है, मार्केट का एक्सपोजर है, वो थोड़ा कम रहे। सपोज अभी मार्केट अगर हाई है, आप सारा आज ही पैसा डाल देंगे और कल को मार्केट थोड़ी डाउन होती तो आपकी फंड की वैल्यू गिरेगी। तो इसलिए मंथली SIP ज़्यादा बेटर होती है ELSS के केस में। इसका कोई मैंडेटरी ड्यूरेशन के इतने समय के लिए आपको SIP करना ही है, और कोई पार्शियल विड्रॉवल की फैसिलिटी उपलब्ध है? नॉर्मली म्यूचुअल फंड में वैसे तो कोई मैंडेटरी ड्यूरेशन नहीं होता कि SIP आपको इतने समय के लिए करनी है, लेकिन ELSS के अंदर SIP की भी मैंडेटरी ये नहीं है कि आपने 6 महीने की करनी है 6 महीने की कीजिए, या 1 साल की करनी है 1 साल की कीजिए। लेकिन जब आपने पैसा डाला है तो आप 3 साल तक उसे नहीं निकाल सकते। तो वो एक लॉक इन पीरियड ऐसा है कि वो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। हाँ, अच्छा। और ये सबसे कम लॉक इन पीरियड है। अगर आप 80C की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो टैक्स सेविंग FD होती है, उसका लॉक इन पीरियड 5 साल होता है। तो 3 साल से नीचे का कोई भी ऐसा अभी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसमें आपका टैक्स सेव हो जाता है। यहाँ पे शुभम जी मैं आपकी बात काटूंगा। जैसे आपने टैक्स सेविंग FD की बात की, टैक्स सेविंग FD को आप अगर प्री मैच्योर विड्रॉवल कर लेते हैं तो वो आई थिंक टैक्सेबल हो जाती है। आप उसको विड्रॉ तो कर ही सकते हैं, तो क्या इसके टैक्स सेविंग FD विड्रॉ नहीं हो सकती है मयंक जी। अच्छा। उसमें वो मैंडेटरी लॉक इन पीरियड है, उसके कुछ कंडीशन है,
जैसे डेथ के केस में लीगल ईयर्स के लिए वो पैसा अवेलेबल हो जाता है, बट आप टैक्स सेविंग एफडी को तो क्या कोई ऐसा प्रावधान नहीं कि हम अगर प्रीमेच्योर विड्रॉवल कर लें भले उसमें टैक्स चुका दें? नहीं, ऐसा प्रावधान टैक्स यानी लॉक इन को आपको फॉलो वो करना लॉक इन ही पीरियड होगा। मींस लॉक इन पीरियड है। फंड सिलेक्ट कैसे करें शुभम जी, क्योंकि फंड्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी कंपनीज के उपलब्ध हैं, वो डेट फंड हो चाहे ईएलएसएस हो, सिलेक्शन किस क्राइटेरिया को ध्यान में रख के करना चाहिए? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहले आपको अपना रिस्क एपेटाइट देखना है जी। कि आपको फंड में कौन से फंड में पैसा लगाना है, डेट फंड में या ईएलएसएस में या इक्विटी फंड में। तो आप अगर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो ईएलएसएस आपको हाई रिटर्न दे सकता है, लेकिन ये है कि आप लंबे समय के लिए लगाएं। भले लॉक इन पीरियड 3 साल का है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपको कम से कम 5 साल के लिए पैसा लगाना ही है, और 10 साल लगाएंगे तो आपकी रिटर्न लगभग 20-22% आ जाती है। नॉर्मली अगर पिछले 20 साल शेयर मार्केट के उठाए जाए तो अगर मंथली एसआईपी आपने करी हो तो 20-22% की रिटर्न आ ही जाती है हर फंड। अगर हम इसको एज वाइज देखें तो दोनों में यंग लोग कौन से में निवेश करें और जिनके पास अब थोड़ा धन अर्जन कर चुके हैं, एक लेवल पे पहुंच गए हैं, उनके लिए क्या बेटर ऑप्शन रहता है? देखिए, अगर आप एज की बात कर रहे हैं जी, इसमें भी सबसे पहले आपको रिस्क एपेटाइट ही देखना है। हो सकता है कि अगर किसी की 20 साल की उम्र है जी, लेकिन उसका रिस्क एपेटाइट है ही नहीं, तो उसे फंड में ही पैसा लगाना चाहिए, इक्विटी में नहीं। लेकिन फिर भी अगर एज की बात की जाए ना, तो जितना यंग है वो ईएलएसएस में जाए, और जितनी आप सीनियर होते जा रहे हैं तो अपना इक्विटी का एक्सपोजर कम करें और डेट का एक्सपोजर बढ़ाते और रहें। जैसे आपने लॉक इन पीरियड तो समझा दिया, 3 साल या 5 साल होता है। अब इसको विड्रॉ करने के लिए 5 साल के बाद वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने साल का ये पूरा निवेश होता है? इसमें मैक्सिमम लिमिट नहीं है। ईएलएसएस में आप लाइफ टाइम भी कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, ईएलएसएस अमाउंट की कोई लिमिट होगी, मिनिमम मैक्सिमम? हाँ, अमाउंट नहीं, मिनिमम मैक्सिमम भी कोई लिमिट नहीं है। आप जितना मर्जी चाहें उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो आपकी इन्वेस्टमेंट मतलब कैपेबिलिटी के ऊपर है, कितना आप कैपेबल हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अच्छा, मैं इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहता हूँ तो क्या मुझे ऑनलाइन करना होगा, ऑफलाइन, या कोई दोनों ही मोड्स उपलब्ध है मेरे जी मयंक जी, ये दोनों ही मोड्स अवेलेबल हैं। आप अब तो अपना मोबाइल के अंदर कई सारे ऑपरेटर्स हैं, मतलब कई सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, उनके ऐप के थ्रू भी आप ऑनलाइन घर बैठे भी कर सकते हैं। बैंक भी ये सुविधा आपको प्रदान करता है और आप अपने ऐप के माध्यम से भी इसको हाँ, आप कैसे भी कर सकते हैं। आप इसे मैनुअली भी कर सकते हैं और इसे आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। क्या डीमैट अकाउंट होना अनिवार्य है इन फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए? जी, म्यूचुअल फंड के लिए डीमैट अकाउंट होना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम यही रिकमेंड करेंगे कि आपका डीमैट अकाउंट और आपके पास अकाउंट के अंदर ही पैसे मतलब फंड की यूनिट्स एलोकेट होना, तो वो ज़्यादा सिक्योर रहता है, ताकि कल को अगर मानिए आपके फिजिकल पेपर खो भी जाए तो डीमैट के अंदर आपके पास एक नंबर होता है, उसके थ्रू आपके सारी रिकवरी हो जाती है। जी। और ये अमाउंट अगर जैसे हमें निकालना है, जनरली लोग बड़े सकुचाते हैं कि अगर एकदम से पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो हमने तो लॉक इन कर दिया, पर लॉक इन के बाद भी पैसा निकालना कितना आसान है इसमें? लॉक इन मतलब 3 साल आप पूरे करिए इन्वेस्टमेंट के। अगर हम ईएलएसएस की बात मान लीजिए मेरा 5 साल का लॉक इन था, वो लॉक इन पीरियड खत्म हो गया है, अब 7वें साल में मुझे फंड की जरूरत है, तो उसके लिए मैं क्या क्या स्टेप्स फॉलो करूं अपना पैसा वापस लेने के लिए? आपको सबसे पहले अपना विड्रॉल की रिक्वेस्ट डालनी है। ठीक है। विड्रॉल रिक्वेस्ट 1 से 2 दिन, आज का जो टाइम चल रहा है, 1 से 2 दिन के अंदर प्रोसेस हो जाती है और अगले ही दिन पैसा आपके अकाउंट के अंदर आ जाता है। जी। तो इट्स अ वेरी बहुत हाँ, वेरी फ्रेंडली। जी, कुल मिलाकर भले कहा जाता हो म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टमेंट, लेकिन ईएलएसएस और डेट फंड एक अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। शुभम जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद डीडी मॉर्निंग शो में जुड़ने के लिए।